बुद्धा पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव यहाँ मनाया गया है और इलाके के लोगों ने हिस्सा लिया। हमारे सामने एक बुजुर्ग शख्सियत है, मैं जानना चाहूँगा सर आपका परिचय। आफ्ताब अहमद, वजीराबाद में रहता हूँ, मेन रोड पुश्ते पर जी। और सामाजिक कामों में मेरी दिलचस्पी है जी। तो सभी लोगों के साथ में बैठ उठे है मेरी, और मैं जो भी काम होता है तो उसमें मैं शामिल रहता हूँ, शरीक रहता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है कि आफ्ताब अहमद जी यहाँ पधारे हैं और सभी सामाजिक गतिविधियों पर उनका पूरा फोकस रहता है। सर, आज के हालात पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश में इतनी दुर्दशा हो रही है, वर्तमान सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है इस स्थिति पर, या वो जानबूझ के इसको कर रहे हैं, जैसे मणिपुर के दंगे ले लो या कुछ भी ले लो आप। देखो, ये आजकल के हालात नहीं है जी। इस देश में हज़ारों साल से इस तरह के, इससे भी ज़्यादा मतलब घिनौनी हरकतें कुछ लोगों के द्वारा की जाती हैं और वो लगातार चल रही हैं। अब हमारे यहाँ दोनों पार्टियाँ, कांग्रेस और बीजेपी, दो ही देश में राज करती हैं और आगे भी यही सी उम्मीद लगती है कि यही लोग राज करेंगे। तो दोनों ही मनुवादी हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। और दोनों के जो लोग बैठे हैं ऊपर, वो सारे ब्राह्मणवादी हैं। जी। तो ऐसे में हमें कोई उम्मीद नहीं है कि फ़िलहाल इस देश के अंदर दबे कुचले पिछड़े लोगों को इंसाफ मिल पाएगा। जी। कांग्रेस बीजेपी, आपने कहा कि दोनों ही पार्टियां, आरएसएस का एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं, कांग्रेस बीजेपी ये लगातार 77 साल से राज कर रहे हैं। दोनों अदल बदल के यही आ जाते हैं। इनमें कहीं आपस में कहीं ट्यूनिंग भी है, विचारधारा भी लगभग इनकी एक जैसी है, एक कुछ ज़्यादा है, एक कुछ कम है, एक स्लो प्रवृत्ति से है, एक तेज़ प्रवृत्ति से है। ऐसा नहीं है। देखने में जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, जंग चल रही है इजराइल की और फ़लस्तीन की। आप अमेरिका में देख रहे हैं, अमेरिका में दो पार्टी राज है। एक वो कहलाते हैं जो बीजेपी के मुताबिक है, ट्रंप की पार्टी जो है, और एक लेबर पार्टी कहलाती है। इन दोनों में अब आप फ़र्क महसूस कर लो कि इजराइल के मामले में बाइडन कहाँ खड़े हैं। हज़ारों बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, हज़ारों लोगों को मारा जा रहा है, किसी कानून का पालन नहीं किया जा रहा, और बाइडन उसके समर्थन में खड़े हैं, जबकि वो लेबर पार्टी का लीडर है। इसी तरह से कांग्रेस है हमारे यहाँ। कांग्रेस कहने के लिए तो ये है कि वो सेकुलर है, वो सब लोगों का ध्यान रखती है, वो नॉर्मल है, लेकिन वो कुछ नॉर्मल नहीं है। उसके काम करने का ढंग अलग है और इन लोगों के काम करने का ढंग अलग है। इनका काम दिखाई देता है, ये एक आदमी को घेर के भीड़ में मार लेते हैं, गाय के नाम पे मार लेते हैं, वो दुनिया को दिख जाता है। लेकिन कांग्रेस के अगर आप दंगों की रिपोर्ट देखेंगे तो 500 लोगों को गोली से मार दिया गया। मुरादाबाद के दंगे में 500 लोगों को मारा गया, नीली कांड में हज़ारों लोगों को मारा गया, मेरठ मलियाना के दंगे में हज़ारों लोगों को मारा गया, और कभी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, कभी किसी को सज़ा नहीं मिली। उसके बावजूद कांग्रेस अच्छी रही। यही एक देखने की बात है, और जो हमारे जो देश की पब्लिक है वो इस बात को समझ नहीं पा रही है। वो ये सोच रही है कि ये सेकुलर लोग हैं। बेवकूफ़ है। अब बेवकूफ़ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ नादान है, नादान कहीं ना कहीं बहकावे में। अगर देखो, नादान ना होती तो जो लोग अपने को कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं हम 85% है, लेकिन वो अपना हक लेने में नाकाम क्यों है? बिल्कुल, कोई तो नादानी ऐसी है कि 85% कह रहे हैं, मान रहे हैं, और उनके तमाम लीडर मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो एक भी स्टेट में अपना राज नहीं बना पा रहे जी। और सेंटर के अंदर उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी रिजर्व सीटें इतनी हैं कि अगर वो आज चाहें तो बीजेपी की सरकार को गिरा दें, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे और उनके साथ जुल्म लगातार हो रहा है। तो इसको आप बेवकूफ़ी भी कहें या नादानी कहें, ये तो आपके अपनी सोच के ऊपर बात है। लेकिन मैं ये इस बात को राजनीतिक पार्टियों की बात करूँगा। देश में ऐसा नहीं है सिर्फ कांग्रेस बीजेपी है, आरजेडी है, और ये अपना बहुजन समाज पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी भी अभी आई है। तो यहाँ भी कार्यक्रम में मौजूद थे आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। इनके विषय में क्या कहेंगे आप? यूपी में बहनजी का शासन हो रहा है 4 बार। देखो, ऐसा है, क्षेत्रीय लेवल लग जाता है जिनके पास में, वो क्षेत्र तक महदूद हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब लॉबी ही सारी, आज मान लो अभी राहुल गांधी खुद ही पार्लियामेंट में कहते हैं कि सेक्रेटरी जो हैं वो कम से कम 87%, मतलब 3 सेक्रेटरी जो हैं देश को चलाने वालों में,
वो सिर्फ अदर कास्ट के हैं, बाकी सारे ब्राह्मण हैं। तो जब ये ब्राह्मण लॉबी इन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ भी लगी होती है, क्योंकि जो चलाता है वो लॉबी चलाती है जो IAS IPS की लॉबी है और वो सारी उनकी अपनी है। तो वो इन क्षेत्रीय पार्टियों को भी ना तो ढंग से काम करने देती है और ख़ुद इन लोगों की भी जब पैसा आ जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो इनकी अपनी मानसिकता ख़राब हो जाती है इन लीडरों की भी। ये उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से लोगों से बात करके या लोगों को यकीन दिला करके आते हैं। ऐसा देखा गया है, इस देश की हिस्ट्री है कि मान लो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की जितनी भी सीटें खाली होती हैं तो ये क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार आने के बावजूद भी वो खाली रहती हैं। OBC का रिजर्वेशन हो चाहे SC ST का रिजर्वेशन हो, तो जब ये क्षेत्रीय पार्टियां हमारी भली बन करके हमारे साथ और हमारे वोट लेकर के जीत के आई हैं, तो क्या कारण है कि वो सीटें क्यों खाली होती हैं? जी, इससे आपको ये महसूस होता है कहीं पे भेदभाव की प्रक्रिया है या कहीं एक पे तानाशाही चल रही है देश में? तानाशाही तो है ही। फर्क इतना था कि ये लोग अपने को सेकुलर कहते थे, ये पूंजीवादी लोग कहलाते थे जो आज BJP के आए हैं। इन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा दे करके जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस थी उनको ख़त्म करने की कोशिश की। रिजर्वेशन को सीधा तो ये ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि इनको उससे फ़र्क पड़ेगा, तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया, उसकी जड़ें खोद दी और जो सीटें थी उनको खाली रखा जा रहा है बराबर लगातार। आज भी लाखों रिजर्व सीट खाली पड़ी हुई हैं। तो अपना अपना काम करने का ढंग है। वो कांग्रेस के टाइम में भी खाली रहती थी, ऐसा नहीं था कि वो भर देती थी। जी, ये तो हुई राजनीतिक बातें। अब कुछ मैं ऐसी सामाजिक बातें करूंगा, समाज के दर्द पर आपसे कुछ जानना चाहूँगा। देखिए, आज के टाइम में आज़ादी के 77वें साल में भी हमारे सफाई कर्मचारी गटर में दम तोड़ रहे हैं बिना किसी मेडिकल संसाधन के, या उन्हें जो तकनीकी संसाधन आधुनिक भारत में मिल जाने चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। साधारण भी नहीं मिल पाते, तकनीकी साधन की तो बहुत दूर की बात है। देखिए, ऐसा है, मैं कई बार MCD ऑफिस जाना होता है जी। एक छोटा सा ऑफिस होता है और 10 यूनियन अलग अलग होती हैं। जब तक इन लोगों के अंदर आपसी गठजोड़ नहीं होगा, जब तक एक दूसरे को बर्दाश्त करने की सहन शक्ति इनके अंदर नहीं आएगी, जब तक ये अपने लोगों के दर्द को दिल से महसूस नहीं करेंगे और उसमें पॉलिटिक्स लाते रहेंगे, तो इनका कोई भला नहीं कर सकता। सर, गरीब आदमी क्या वो तो उसको 7-8 हज़ार रुपये तो मुश्किल से मिलते हैं, उसमें वो क्या क्या गुजारा करेगा? परिवार है 4-5 लोगों का, वो उसका पालन पोषण, पढ़ाई, कपड़ा लत्ता कैसे गुजारा करेगा? बात तो सुनो, मैंने आपसे क्या कहा, पहले तो 7-8 हज़ार नहीं मिलते थे ना, जो पक्की नौकरियों में थे उनको 30-40-50 हज़ार तक मिलते थे और उससे ऊपर भी कहीं मिलते थे। बात वो नहीं है कितने पैसे मिलते हैं। मुझे एक पंजाब से आए थे आदर्श भारत वाले, क्या नाम है उनका, आदि धर्म समाज वाले, दर्शन रतन जो हैं रावण जी के, उनके लोग, तो उनके लोगों ने बीच में एक बात रखी थी अपने समाज के बीच में, मैंने मीटिंग कराई थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो अंग्रेज़ों के ज़माने से सरकारी नौकरियों में हैं। अगर सरकारी नौकरी हमें तरक्की दे सकती होती तो हम तो सबसे आगे होते। सही बात है। जहाँ तक हमारी जितनी MCD हैं, जितनी लोकल बॉडीज़ हैं, उसमें हम सरकारी नौकरी हैं सब जगह। और आज से नहीं, बहुत ज़माने से, जब से वो बनी है तब से हम सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरत है, जैसे शिक्षा की ज़रूरत है और आपस के अंदर जो बाबा साहब का एक वो है एकजुट रहने का जो पैगाम उन्होंने दिया है, जब तक वो चीज़ें अपने अंदर ये समाज नहीं लाएगा तो उसका भला नहीं हो सकता। भला करने के लिए अपने अंदर बदलाव लाने जरूरी है। समाज के अंदर जो फूट है, कहीं ना कहीं इसके लिए मनुस्मृति का मनुवाद जिम्मेदार है या हम ही लोग जिम्मेदार हैं? देखो, जिम्मेदारी तो एक ना एक दिन अपने आप को लेनी पड़ती है। देखो, दुनिया का काम है कि तुम्हारे अंदर फूट डालने के लिए नए नए तरीके ढूंढे। समझ गए? हमारा देश है दूसरे देश के अंदर जासूसी कराता है, दूसरा देश है वो हमारे अंदर जासूसी कराता है, हम उसको दबाना चाहते हैं, वो हमें दबाना चाहिए। तो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम ना दबें और हम किसी को अपने अंदर ना घुसने दें। ऐसे में कहीं शिक्षा की कमी नज़र आ रही है, गाइडलाइन की कमी है? शिक्षा की कमी ज़्यादा रही है, अब से पहले शिक्षा की बहुत कमी रही है इस समाज के अंदर, और गाइडलाइन की तो आज भी गाइडलाइन की कमी है, क्योंकि हम अलग अलग पार्टियों में जो डिवाइड हो रहे हैं ना, कोई BJP में, कोई कांग्रेस में, कोई कहीं पे, हम समाज के तौर पे सोचने के लिए आज भी हमारे पास कोई ऐसी मजबूत संस्था नहीं है जो सिर्फ सामाजिक कामों में लगी हो। जी, बस एक और अंतिम बात कि EVM को कहीं जिम्मेदार मानते हैं मताधिकार पर? बाबा साहब ने अपना पूरा मताधिकार देने के लिए पूरा परिवार ख़त्म कर लिया।
देखो जी, अब जो है किस किस को जिम्मेदार माना जाए, चुनाव आयोग। बात सुनो, अब मेरी थोड़ी सी बात सुनो, किसको जिम्मेदार माना जाए। भाई मीडिया एक माइंड सेट तैयार करती है, और मीडिया जो माइंड सेट, मीडिया किसके पास है? सारी ब्राह्मण के पास है, मनुवादियों के पास है, समझ गए। वो एक माइंड सेट तैयार कर देती है, कुछ ही दिन के अंदर आपको किसी के खिलाफ बुलवाना हो तो वो माइंड सेट तैयार कर देती है, आपको किसी को वोट डलवाना हो तो वो करवा देती है। वो सारा कुछ उनके पास है, फिर मशीन उनके पास है, फिर मशीनरी उनके पास है। अभी जो नया यूपी के अंदर जो यूपी के अंदर इन्होंने प्रोग्राम दिखाया है, वो ये दिखाया है कि भाई जितने भी हमारे अपोजिट लोग हैं उस साइड में फोर्स को लगा दो, और फोर्स को कह दो कि इनको इतना टाइट कर दो कि ये यहाँ पे वोट डालने ना आ सके। तो कई सीटों पे ये देखा गया। अब चलिए, मशीन भी सही हो गई और सब चीज़ें भी सही हो गई। अब इसका आप क्या करेंगे? फोर्स बेईमान हो जाए, इलेक्शन कमीशन बेईमान हो जाए, तो जो जिसके देखो जिसके हाथ में ताकत होती है वो बेईमानी के 1000 रास्ते ढूंढ लेगा और उसमें कामयाब भी हो जाएगा। बिल्कुल। हम रोते रहेंगे मशीन को, हम रोते रहेंगे किसी एक चीज़ को, लेकिन उसके अलावा उसके पास 100 रास्ते हैं और वो उसमें कामयाब हो जाएगा। इसलिए ताकत अब अपने हाथ में होगी, लठ अपने हाथ में होगा तो भैंस अपने साथ चलेगी। जब तक लठ अपने हाथ में नहीं होगा, भैंस अपने साथ नहीं चल सकती किसी भी हाल में, चाहे वो उसमें हम कोई भी लड़ाई लड़ लें। मैं तो कहता हूँ संविधान, हम संविधान की लड़ाई लड़ें। बहुत अच्छा संविधान बाबा साहब ने दिया, सबके लिए दिया, मुसलमानों के लिए दिया, हिंदुओं के लिए दिया, ईसाइयों के लिए दिया, बुद्धिस्टों के लिए दिया, औरतों के लिए दिया, सबके लिए संविधान दिया और बेहतरीन संविधान है, मैं मानता हूँ। लेकिन संविधान का आप यूज़ देखिए, कितना मिसयूज़ ये लोग करने में कामयाब हैं। क्या करोगे आप उस संविधान का? जिस संविधान का मिसयूज़ इस तरह से हो रहा हो कि जो चाहें वो कर लें संविधान को तोड़ करके, और संविधान के नाम पे कर लें। संविधान के नाम पे उस काम को करते हैं और संविधान को बर्बाद कर देते हैं, और उसमें ही वो लोग कहते हैं हाँ जी संविधान भी लागू है और हम काम भी संविधान से कर रहे हैं। जजेस उनके गलत फैसले दे सकते हैं, अफसर उनके जो गलत रिपोर्टिंग कर सकते हैं, सब कुछ मीडिया उनकी जो गलत बात कह सकती है। तो क्या करेंगे हम? भाई पावर ही एक वाहिद रास्ता है। जब तक एक पावर को अपने हाथ में नहीं लोगे, कोई रास्ता आपको नहीं मिलने वाला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। हमारे साथ आफ्ताब अहमद जी ने बहुत बारीक ढंग से, बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है। हम ध्यान देना हमारा काम बनता है यदि हम अपने में सुधार चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।